हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। आप लोग कैसे हुआ? ये है आज हमारा 5वां लेक्चर है। ठीक है, इससे पहले 4 लेक्चर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो लास्ट लेक्चर था वो समझ में आ गया था। लास्ट लेक्चर जो था वो था प्रेशर के लिए हमें इक्वेशन ड्राइव करनी थी। ठीक है, कि इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, कि हमने इक्वेशन ड्राइव की थी किसके लिए? प्रेशर के लिए, प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, कि प्रेशर के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी जिसमें डेंसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों थे। ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया था? पहले चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट किया था, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट किया था, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमने क्या किया था? उसको किसके इक्वल किया था? फोर्स के इक्वल किया था। फोर्स से फिर जब फोर्स हमारे पास आ गई थी, इक्वेशन फोर्स के लिए हमने ड्राइव की थी, फिर हमने प्रेशर की इक्वेशन अप्लाई की थी, P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। फिर उसमें हमने F की और A की वैल्यू पुट की थी, और फाइनली एक इक्वेशन हमारे पास आ गई थी, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर। P क्या था? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। और V डैश स्क्वायर क्या था? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। और इससे पहले जो टॉपिक हमारा था वो था थर्मल एक्सपेंशन। हमने थर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ा था, और थर्मल एक्सपेंशन की टाइप्स थी, कौन सी थी? लीनियर और क्यूबिकल एक्सपेंशन। फिर हमने थर्मल लीनियर और क्यूबिकल एक्सपेंशन का रिलेशन हमने पढ़ा था, वो क्या था? बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा। बीटा इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा ही से मैंने तुम लोग को टेस्ट दिया था, और इक्वेशन ड्राइव करनी थी अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/3 बीटा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया था। और आज जो पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। पहला टॉपिक जो है वो है जो थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ लिया था, ये है उसका एक्सपेंशन। ठीक है, कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है? कि वो जब ब्रिजेस बन रहे होते हैं, ठीक है ना, और जब वो रेलवे ट्रैक बिछाते हैं, रेलवे की जो पटरियाँ होती हैं ना, वो वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। तो वहाँ पे यहाँ थर्मोमीटर तो एक आम सा यूज़ है, सबके घरों में होगा। ठीक है ना। थर्मोमीटर में भी थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस अप्लाई हो रहा होता है। थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली है क्या? कि जब हम सब्सटेंसेस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्सपेंड होती हैं। जैसे रेल की पटरियाँ देख लो, जब रेल की पटरियाँ होती हैं तो उनकी 2 पटरियों के दरमियान गैप रखा जाता है। गैप क्यों रखा जाता है? एक तो वो उनका जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? मेटल होता है, और वो सुबह शाम दोपहर वो ज़ाहिर रेल की पटरियाँ बिछा दी तो वहीं रहती हैं, वो अपनी जगह से मूव तो कर नहीं सकती हैं। तो जब सख्त गर्मी का मौसम होता है, जैसे आजकल है ना, तो जब उन पे धूप पड़ती है तो उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। तो इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर क्या होता है कि वो जो रेल की पटरियाँ हैं वो भी एक्सपेंड हो जाती हैं। उनके दरमियान गैप इसलिए रखा जाता है कि जब एक्सपेंशन का प्रोसेस हो तो उन्हें फैलने के लिए जगह मिले। इसी तरह जब ब्रिजेस पे देखो, ब्रिज पे हम जा रहे होते हैं तो ब्रिज में भी क्या होता है? बीच बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा गैप होता है, बड़े बड़े से वो समझो लगाए हुए हैं वो बना के। ठीक है ना। और बीच में फिर तो वो जो रोड जिससे पास हो रहे थे छोटा सा गैप होता है। तो वो गैप भी इसलिए होता है कि जो ब्रिज बन रहा होता है उसमें भी क्या होता है? मेटल सरिया यूज़ हो रहा होता है। अब वो भी गर्मी में क्या होता है? वो एक्सपेंड होता है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है? उसमें भी थोड़ी थोड़ी से क्या रखे जाते हैं? गैप रखे जाते हैं, ताकि जब एक्सपेंशन का प्रोसेस हो तो उसे जगह मिले। ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली क्या है? कि सब्सटेंसेस हीट ऑन हीटिंग। अच्छा, इसका जो यूज़ है, ये तो यूज़ लिखा हुआ है, और जो हमारे कोर्स में है वो है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। अच्छा, थर्मोस्टेट्स क्या होते हैं? थर्मोस्टेट्स आर डिवाइसेस यूज टू मेंटेन स्टेडी टेम्परेचर। ठीक है ना, जो टेम्परेचर को बेसिकली मेंटेन रखते हैं। ठीक है। थर्मोस्टेट कहाँ यूज़ होते हैं? इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है और नॉर्मल यूज़ है वो है, कॉमन यूज़ है फ्रिज। फ्रिज हमारे सबके घरों में होता है। अच्छा, फ्रिज में क्या होता है? थर्मोस्टेट्स रखे होते हैं, लगे होते हैं। थर्मोस्टेट्स क्या करते हैं कि उसमें देखो, फ्रिज में क्या होता है? वो एक सर्कुलर बटन भी होता है जिसमें 1 2 3 4 लिखा होता है, जिससे हम उसकी कूलिंग को बढ़ा रहे होते हैं। कूलिंग को जहाँ हम सेट रखते हैं वो वहीं पे सेट रहता है ना। हम 2 पे रखें, 3 4 5, तो जहाँ पे हम रखें तो फ्रिज वहाँ पे सेट रहता है। तो थर्मोस्टेट्स क्या कर रहे होते हैं? उनके टेम्परेचर को मेंटेन रख रहे होते हैं। इसी तरह से एसी में भी, स्प्लिट में भी क्या यूज़ हो रहा होता है? थर्मोस्टेट यूज़ हो रहा होता है। और एक और जो कॉमन यूज़ है वो है आयरन। जब हम कपड़े प्रेस करते हैं तो आयरन के टेम्परेचर भी हम सेट कर रहे होते हैं, या अवन है।
अवन में भी हम क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर को सेट कर रहे होते हैं। तो इन सब में क्या यूज़ हो रहे होते हैं, थर्मोस्टेट्स। थर्मोस्टेट का बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जिस टेम्परेचर पे हम सेट कर दें, ये क्या करता है, उस चीज़ को, उस डिवाइस को उसी टेम्परेचर पे सेट रखता है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट्स बेसिकली क्या होते हैं, डिवाइसेस होते हैं विच आर यूज टू मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को बेसिकली मेंटेन रखते हैं। अच्छा, इसका मैंने क्या बताया कि थर्मल एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ अप्लाई होता है, रेलवे ट्रैक में, ब्रिजेस में, थर्मोमीटर में, ठीक है ना। फिर क्या है कि थर्मल एक्सपेंशन का प्रोसेस जो अप्लाई हो रहा है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है। अब तुम्हारे पास क्या है, एक टॉपिक बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट, और बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं कि ये यूज़ होते हैं आयरन में, ठीक है ना। और क्या है कि गीज़र, हमारे घरों में गीज़र भी लगे होते हैं आजकल, जो गीज़र आ रहे हैं उसमें भी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए थर्मोस्टेट्स रखे होते हैं, ठीक है। फिर क्या है कि अवन में यूज़ होता है, फ्रिज में यूज़ होता है, स्प्लिट में यूज़ होता है। तो ये क्या है, इसके यूजेस हैं किसके, थर्मोस्टेट के। अच्छा, यहाँ पे थर्मोस्टेट का देखो एक बड़ा सा प्रिंसिपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ, अगर ये तुम्हें बड़ा लगे तो हम सिर्फ एक लाइन लिख सकते हैं, ये समझाने के लिए मैंने सारा लिखा है, ठीक है ना। एक लाइन क्या लिखेंगे कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन, ठीक है। अच्छा, पहले मैं डायग्राम समझाना चाह रही हूँ कि डायग्राम है यहाँ पे देखो 11.5, ठीक है। ये थर्मोस्टेट को के लिए उन्होंने ये डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में देखो एक क्या है, हीटर, ठीक है। हीटर के साथ क्या है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, ठीक है। फिर क्या है, बिफोर हीटिंग और आफ्टर हीटिंग लिखा हुआ है। ये क्या है, स्ट्रिप है। ऊपर देखो, ऊपर भी क्या है, लिखा हुआ है कोल्ड, ठीक है, ये ब्रास की स्ट्रिप है। और हॉट, एक क्या है, एक कोल्ड यानी कि नॉर्मल कंडीशन में है, और जब गर्म हो जाए तो ये बैंड हो जाती है। ये बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है, ठीक है। बेसिकली क्या होती है, एक स्ट्रिप होती है ये, ठीक है। अब क्या है कि जब तक इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है तो ये स्ट्रेट ही रहती है। जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होता है, ये बेंड होना शुरू हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। अब क्या है कि इसको जब हम सर्किट में यूज़ करते हैं, नीचे क्या है, सर्किट बना हुआ है। एक क्या है, ये स्ट्रिप है, ठीक है, थर्मोस्टेट स्ट्रिप है, हीटर है, पावर सप्लाई लगा हुआ है। अब इसमें भी क्या है कि जैसे जैसे पहले इनिशियली तो क्या है, ये स्ट्रेट है। ये देखो यहाँ पे ये ना ऊपर यहाँ लिखा है बिफोर हीटिंग, यहाँ वहाँ पे देखो एक छोटा सा वाइट सा सर्कल है, तो ये इससे ज्वाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जहाँ जो डॉटेड लाइन है ना, डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि हीट करने से पहले, टेम्परेचर इंक्रीज करने से पहले ये सर्किट पूरा कनेक्टेड है। वो सर्किट क्या है, ये देखो, ये जो ऊपर वाला जो डॉट है ब्लैक वाला, उससे ये स्ट्रिप जुड़ी हुई है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो है थर्मोस्टेट की स्ट्रिप जो है ये बेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जहाँ लिखे ना आफ्टर हीटिंग, ये क्या है कि हीट जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो ये बेंड हो जाएगी। बेंड जब होगी तो इसका कॉन्टेक्ट जो है सर्किट से वो ख़त्म हो जाएगा, सर्किट से इसका कॉन्टेक्ट ख़त्म हो जाएगा और ये सर्किट को छोड़ के अलग हो जाएगी, ठीक है, जो बेंड वाली कंडीशन है। फिर क्या होगा कि फिर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर जैसे ये इंक्रीज जैसे जैसे होता जाएगा ये बेंड होती जाएगी। फिर टेम्परेचर फिर से नॉर्मल होना शुरू होगा। नॉर्मल का मतलब क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये दोबारा से स्ट्रेट होती जाएगी और सर्किट से दोबारा से जाके ज्वाइन हो जाएगी। जैसे आयरन कभी हम कपड़े इस्त्री कर रहे हो तो क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसमें लाइट ऑन हो रही होती है, थोड़ी देर बाद लाइट खुद से ऑफ हो रही होती है, ठीक है। उसमें भी यही चीज़ होती है, थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं कि जब तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है, वो तो गर्म ही रहेगी, इस तरह गर्म रहती है, ठीक है। और वो क्या होता है कि थर्मोस्टेट की जो स्ट्रिप है वो बैंड होके सर्किट से अलग हो जाती है। सर्किट जो होता है पहले कनेक्टेड होता है, अब क्या है, सर्किट वो हो जाएगा, सर्किट से ये अलग हो जाएगी तो फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, रुक जाता है। जैसे ही इसका ज्वाइंट सर्किट से ख़त्म होता है थर्मोस्टेट स्ट्रिप का, तो क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। जब फ्लो ऑफ करंट रुकता है तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है थर्मोस्टेट का। जैसे जैसे ये टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो क्या होता है, ये दोबारा से ये जो थर्मोस्टेट स्ट्रिप है ये स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट होकर सर्किट से दोबारा से ज्वाइन हो जाएगी,
जब सर्किट से ज्वाइन होती हैं फिर वही प्रोसेस चलता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होता है और स्ट्रिप का जो कनेक्शन है वो सर्किट से ख़त्म हो जाता है, सर्किट बैंड हो जाती है। जब सर्किट पूरी बैंड हो जाएगी, कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है क्योंकि सर्किट ओपन हो जाता है ना, जब इन दोनों का आपस में कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, समझो सर्किट बीच में से टूट गया। जब सर्किट टूटता है तो फ्लो ऑफ करंट रुकता है, फ्लो ऑफ करंट रुकेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो आहिस्ता आहिस्ता से ये जो स्ट्रिप है वो फिर स्ट्रेट होना शुरू होगी। फिर स्ट्रेट होने के बाद क्या होगा, ये जाके सर्किट से दोबारा से ज्वाइन हो जाएगी, सर्किट से ज्वाइन होगी, फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाएगा। फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा कि ये स्ट्रिप क्या होगी, वो फिर बैंड होगी, फिर कनेक्शन ख़त्म होगा। ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे फ्रिज में देखो थर्मोस्टेट, जब जैसे सर्दियों में आवाज़ आती है, गर्मियों में तो फ़ैन वगैरह ऑन होते हैं तो आवाज़ भी नहीं आती है। सर्दियों में देखा करो कि फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है ना वो बंद होता है फिर ऑन होता है, तो हमें आवाज़ आ रही होती है कि फ्रिज जो है इस वक्त काम कर रहा है, इस वक्त काम नहीं कर रहा। क्योंकि थर्मोस्टेट को जब डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिल जाता है ना, जिस टेम्परेचर पे सेट किया होता है, तो वहाँ पे क्या करता है कि ये सर्किट थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है। जब सर्किट ब्रेक होता है तो थर्मोस्टेट क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जो स्ट्रिप होती है ना उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो जाके जैसे ही अपने सर्किट से मिलती है फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो जाता है। फ्लो ऑफ करंट के बाद क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जो स्ट्रिप है वो फिर से बैंड हो जाएगी। जब वो बैंड होगी तो उसका कनेक्शन सर्किट से ख़त्म हो जाएगा। जब सर्किट से कनेक्शन ख़त्म होगा तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, और फ्लो ऑफ करंट रुकेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो जो स्ट्रिप है वो स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, और सर्किट से मिल जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो स्ट्रिप बैंड हो जाएगी और सर्किट से उसका कनेक्शन रुक जाएगा। अच्छा, यही देखो वर्किंग में लिखा हुआ है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना है कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट ये तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, ये याद करना है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल में तुम्हें लिखना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन, और वर्किंग लिखनी है, ठीक है ना। वर्किंग जो मैंने समझाई वही लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, सेकंड पे हम आ जाते हैं बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर क्या होते हैं, ये यूजुअली किस में यूज़ होते हैं, जहाँ गरम चीज़ों में, ठीक है। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू रीड टेम्परेचर ऑफ हॉट रीजन्स, जैसे कैसे अवन में, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है ना। ये भी किस में काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एक्सपेंशन। थर्मोस्टेट कोई सा भी हो, ठीक है ना, थर्मोस्टेट हमेशा किस पे काम करता है, डिफरेंशियल एक्सपेंशन पे काम करता है। इसकी वर्किंग भी वही होगी, ठीक है ना, बस ये है कि ये सर्कुलर फॉर्म में है। आगे हम चलते हैं। अब क्या है कि अब हमें इक्वेशंस ड्राइव करनी है। मैंने तुम लोगों को प्रेशर वाली जो इक्वेशन ड्राइव करवाई थी, P = 1/3 ρV², ठीक है, उसको यूज़ करके अब हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है। एक तो काइनेटिक एनर्जी के लिए, और फिर हमें बॉयल्स और चार्ल्स लॉ प्रूफ करने हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, प्रूफ दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। कि हमें प्रूफ करना है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। ये क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये सिर्फ मैंने लिखा है यहाँ पे। अब क्या है कि जब इस इक्वेशन को हम प्रूफ करने जाएंगे तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वी नो दैट, फिर इक्वेशन मैंने यूज़ की है P = 1/3 ρV², जो हमने इससे पहले कल के लेक्चर में ड्राइव की थी, ठीक है। अब क्या है कि जब हम इक्वेशन ड्राइव कर रहे थे कल, तो देखो रो किसके इक्वल था, MnV के, रो इक्वल था MnV के। जो NV है वो किसके इक्वल था, N डिवाइडेड बाय कैपिटल V के, कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल V। V क्या है, वॉल्यूम, N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब क्या था, ये मैंने कल वाले लेक्चर से लिया कि इक्वेशन यूज़ की P = 1/3 ρV², फिर रो की वैल्यू हम रखेंगे, रो किसके इक्वल था, MnV के, और NV क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। NV को हम लिखते हैं NV, और जब इसको इन्वर्स लिखेंगे तो ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल था, कैपिटल N डिवाइडेड बाय कैपिटल V। तो हम रो की जो वैल्यू है इसमें M के बाद जो NV है इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, तो N डिवाइडेड बाय V, तो रो की वैल्यू हो जाएगी MN डिवाइडेड बाय V।
अब इस वैल्यू को हम रखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में, P इक्वल्स टू 1/3 रो की जगह हम रख देंगे MNV, स्मॉल m कैपिटल N डिवाइडेड बाय V और V डैश स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, रो की वैल्यू रख रहे हैं। फिर क्या किया, ये जो v डिवाइड हो रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी PV इक्वल्स टू 1/3 MNV डैश स्क्वायर। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, फिर एक रिलेशन हमें पता है कि PV इक्वल होता है nRT के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे PV है उसकी जगह हम रख देंगे nRT इक्वल्स टू 1/3 MNV डैश स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं अगली वैल्यू रखने जा रही हूँ। इसी लाइन पे मैंने लिखा है स्मॉल n इक्वल होता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na। ये क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। ये किसके इक्वल है, कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na। तो अब हम इस इक्वेशन में जहाँ हमने लिखा था nRT, तो स्मॉल n की जगह हम रख देंगे कैपिटल N डिवाइडेड बाय Na। बाकी इक्वेशन वैसे ही रहेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखो दोनों पे n आ रहा है, तो कैपिटल N से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम उतार लेंगे। इक्वेशन हमारे पास बची RT डिवाइडेड बाय Na इक्वल्स टू 1/3 MV डैश स्क्वायर। अच्छा, फिर मैंने इक्वेशन को क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ अरेंज कर रही हूँ। मैंने R/Na को अलग कर लिया। ठीक है, T वहाँ पे है, सिर्फ मैंने क्या किया, R/Na को ब्रैकेट में रखा, ब्रैकेट में रख के बाकी इक्वेशन वैसे ही रही। अब ये R/Na खुद क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। R/Na क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है जो किसके इक्वल है, K के। ठीक है, अगर मैं R/Na को हटाना चाहूँ तो ये किसके इक्वल होता है, K के। ठीक है, ये K क्या है, तो K कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में R/Na की जगह रख देंगे K और KT इक्वल्स टू 1/3 V डैश स्क्वायर। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, फिर अगले स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, 3 को शिफ्ट कर रही हूँ। राइट हैंड साइड पे 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी 3KT इक्वल्स टू MV डैश स्क्वायर। इसको मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, देखो MV स्क्वायर मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ गया और मुझे प्रूफ करना था कि काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर किसी तरह से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 में काइनेटिक एनर्जी से पहले हाफ आ जाए तो ये हो जाएगा हाफ MV स्क्वायर, और हाफ MV स्क्वायर किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है, इस पूरी इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ठीक है, 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा हाफ MV स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये। ठीक है, 3/2 KT इक्वल्स टू हाफ MV स्क्वायर। हमारे पास, हमें MV स्क्वायर चाहिए था, हाफ MV स्क्वायर चाहिए था। MV स्क्वायर हमारे पास था इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को हाफ से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हाफ MV स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम रख देंगे काइनेटिक एनर्जी। देखो इक्वेशन नंबर 3 में मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ रहा है हाफ MV डैश स्क्वायर। V डैश क्या है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी। V डैश क्या है, एवरेज वेलोसिटी। कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, जब हमें किसी एवरेज वेलोसिटी को शो करना होता है तो उस पर हम डैश लगा देते हैं, सिंपल। तो हाफ MV स्क्वायर यहाँ पे क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी की वजह से हम लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ये हाफ MV स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे हमारे पास V डैश आ रहा है। V डैश क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो इस एवरेज वेलोसिटी की जगह हम लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 के बाद देखो हमारे पास आ गया कि मैंने यहाँ लिखा भी है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ MV स्क्वायर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की वजह से देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 KT। ठीक है, एवरेज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे AVG, पूरा एवरेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे हाफ MV स्क्वायर V डैश के। तो इस डैश की वजह से हम लिख देंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 KT।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ही था ये हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 में जहाँ पे हाफ mv² है उसकी जगह हम लिख देंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब हमने ये लिखा, देखो 3/2 तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा यही आएगी, ठीक है। 3/2 की जो वैल्यू एक दफ़ा आएगी वो हर दफ़ा यही आएगी। 3 को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अब इसके अलावा k भी क्या है, कांस्टेंट। पीछे भी मैंने बताया था k क्या है, कांस्टेंट है, जो दो कांस्टेंट वैल्यूज़ के इक्वल होता है। k खुद भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और k जो है वो खुद भी दो कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। k किसके इक्वल था, r डिवाइडेड बाय n a k। k किसके इक्वल था, r डिवाइडेड बाय n a k। तो अब हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में मैं क्या करने जा रही हूँ, 3/2 k क्या है, कांस्टेंट। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट। k कांस्टेंट होता है और k की वैल्यू है 1.38 एक्सपोनेंट -23 होगा, ठीक है। 1.38 एक्सपोनेंट -23। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट और t अपनी जगह पे रहा। अच्छा, किसी भी इक्वेशन से जब हम इक्वल्स टू और कांस्टेंट को हटा दें, जब भी हम इक्वल्स टू और कांस्टेंट को हटाते हैं तो उसकी जगह हम यूज़ करते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि हम कांस्टेंट और इक्वल्स टू को इक्वेशन से हटा देंगे तो ये हो जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमने प्रूफ कर ली। अब हमें क्या करना है कि प्रूफ ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ठीक है। हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से प्रूफ करना है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। एक तो छोटी सी डेरिवेशन जो इससे पहले भी मैंने लिखी थी, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ की, जो तुम लोगों ने मैट्रिक में 9th मैट्रिक में पढ़ी होगी। लेकिन अब क्या है कि हमें सिर्फ बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ जो है वो ड्राइव नहीं करना, हम ड्राइव नहीं कर रहे, अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रूफ दैट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। एंड प्रूफ दैट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये क्या है, चार्ल्स लॉ। तो हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से प्रूफ करना होगा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है। अच्छा, पहले हम बॉयल्स लॉ को देख लेते हैं। हम स्टार्ट यहीं से करेंगे। अगर लिखा होगा ना ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो हम इक्वेशन जो ड्राइव करना जाएंगे और स्टार्ट करेंगे P = 1/3 ρv² से। किससे स्टार्ट करेंगे, P = 1/3 ρv²। ओके बेटा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब बॉयल्स लॉ को पहले देखेंगे। जहाँ पे लिखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वेशन P = 1/3 ρv²। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू यहाँ रखेंगे। रो की वैल्यू क्या थी, mnv। और फिर हम रखेंगे nv की वैल्यू। nv किसके इक्वल था, कैपिटल N डिवाइडेड बाय v, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के, ठीक है। फिर इस रो की वैल्यू को हम रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। P = 1/3, रो की जगह रखेंगे mn डिवाइडेड बाय v²। v को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा PV = 1/3 mn v², ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, n को देखो, इक्वेशन को सिर्फ मैंने अरेंज किया। नेक्स्ट स्टेप में PV = 1/3 n और mv² को मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है। mv² को कहाँ रख दिया मैंने, ब्रैकेट पे। ये mv² के साथ किसी तरह से अगर हाफ आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, हाफ mv²। और हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी बनाना था mv² को। तो mv² को काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को, ठीक है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड को डिवाइड और मल्टीप्लाई किया 2 से। 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो मैंने अलग भी कर दिया, 2 और 1/2। मैंने ऊपर वाले 2 को अलग कर दिया। जब अलग करेंगे तो फिर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। अब ऊपर वाला जो 2 था, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से। जब 2 को हम 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3। और हाफ को हम रख देंगे mv² के साथ ब्रैकेट में। हाफ को कहाँ रख दिया, mv² के साथ ब्रैकेट में। और 2 को हमने क्या किया, बाहर रखा ब्रैकेट से। तो ये हो जाएगा 2/3 n और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास हाफ mv², ठीक है। 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और 3 अपनी जगह पे रहेगा।
अच्छा, अब हाफ एम वी स्क्वायर जो पिछली इक्वेशन थी, देखो हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी है ना, हाफ एम वी स्क्वायर के काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हमारे पास आ रहा था 3/2 KT के। ठीक है, इससे पहले जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है काइनेटिक एनर्जी वाली, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था 3/2 KT के, और 3/2 K को हमने क्या कहा था, ये कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ हम कांस्टेंट नहीं कह रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन यूज़ कर रहे हैं, और उसी इक्वेशन से हमने लिया है कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है 3/2 KT। तो अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में जो इक्वेशन है, इससे ऊपर वाली इक्वेशन देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 KT से पहले जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है, PV इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3N और KE, जो ब्रैकेट में KE है इसकी जगह हम रख देंगे 3/2 KT। ठीक है, क्या कर देंगे 3/2 KT। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखो अब क्या हुआ कि ये हमारे पास क्या आ गया, PV इक्वल्स टू NKT। क्या आ जाएगा, PV इक्वल्स टू NKT। कैसे आएगा PV इक्वल्स टू NKT, हमारे पास लास्ट स्टेप क्या था कि हमने क्या किया कि जहाँ पे था काइनेटिक एनर्जी उसकी जगह हमने रख दिया 3/2 KT। तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, NKT। तो जो बचेगा, हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन हमारे पास आ गई PV इक्वल्स टू NKT। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें अरेंज करना है, हमें बॉयल्स लॉ प्रूफ करना है, और बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यहाँ इस स्टेप में देखो P और V दोनों साथ साथ लिखे हैं, तो P को मैं यहाँ रख रही हूँ, V को मैं शिफ्ट कर रही हूँ। P यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो V वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी P इक्वल्स टू NKT डिवाइडेड बाय V। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या है, N, K और T। जब भी बॉयल्स लॉ होता है तो बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या रखते हैं, कांस्टेंट। K मैं बार बार बता रही हूँ कांस्टेंट है। N क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, N भी कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, और T तो बॉयल्स लॉ में होता ही कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे इक्वेशन में लिखा है NKT उसकी जगह हम लिख देंगे कांस्टेंट। तो इक्वेशन हो जाएगी P इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V। अब जब कांस्टेंट को और इक्वल्स टू के साइन को हटाएंगे तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, अब आ जाओ चार्ल्स लॉ पे, नेक्स्ट पेज पे। चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन देखो पूरी की पूरी वही है जो बॉयल्स लॉ की है। ठीक है, यहाँ तक, अब अगले पेज पे आओ, PV इक्वल्स टू NKT, यहाँ तक दोनों की इक्वेशन सेम है, एक एक स्टेप, हर स्टेप सेम है। अब ये है ना PV इक्वल्स टू NKT, यहाँ से हम क्या करेंगे कि अगर बॉयल्स लॉ है तो इक्वेशन को हम बॉयल्स लॉ के लिए शिफ्ट करेंगे, चार्ल्स लॉ है तो हम चार्ल्स लॉ के लिए शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना, PV इक्वल्स टू NKT। हम चार्ल्स लॉ प्रूफ करने जा रहे हैं, तो चार्ल्स लॉ क्या होता है कि वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम V को रहने देंगे, इस साइड पे P को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, चार्ल्स लॉ के लिए V को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे, P को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो P राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अच्छा, जब चार्ल्स लॉ होता है तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब इस इक्वेशन में देखो N तो है ही कांस्टेंट, K भी कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ है तो P कांस्टेंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, N, K और P, N, K और P को ब्रैकेट में रखा। फिर नेक्स्ट स्टेप ने हमें बता दिया कि N, K और P क्या है, कांस्टेंट है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, N, K और P नहीं लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कांस्टेंट और इक्वल्स टू को हटाएंगे तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी। तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और ये क्या है, यही चार्ल्स लॉ है। ठीक है ना, इक्वेशन को ज़रा देखो गौर से।
बॉयस लॉ और चार्ल्स वाली इक्वेशन को एक नज़र गौर से दोनों को देखो, स्टेप हर स्टेप को देखो। मैं टाइम दे रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ओके ठीक है। दोनों को है सिर्फ लास्ट में जाके स्टेप हमें सेटिंग करनी है, वरना हर स्टेप इनका सेम है। अच्छा, ये तो हमने क्या किया कि आज हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वाला जो पोर्शन है उसको हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको देख लेते हैं। तो ये है बुक की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है 4, ठीक है। बुक की तुम्हारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर है ये 4। बुक खोल के सामने रखो और जब भी मैं पढ़ाया करूँ, मेरे लेक्चर लिया करो, तो बुक अपने पास ज़रूर रखा करो, ठीक है। बुक खोलो और इसमें से निकालो, प्रॉब्लम नंबर है ये 4, चैप्टर नंबर 11, प्रॉब्लम नंबर है 4। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। इसमें कहते हैं रूट मीन स्क्वायर, हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम एट 800 केल्विन। हमें क्या करना है कि हाई VRMS भी इसको कहते हैं, ठीक है। VRMS, आर क्या है रूट, एम क्या है मीन, ठीक है, एस क्या है स्क्वायर। तो ये होता है VRMS, यहाँ से कहते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और जो क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन है वो है 800 केल्विन। यहाँ में टेम्परेचर क्या है, ऑलरेडी केल्विन में है। अगर ये सेंटीग्रेड में होता तो हम क्या करते, इसको सॉल्व करते, ठीक है ना। अगर ये होता सॉल्व करें, सॉरी कन्वर्ट करते हैं। अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में होगा तो उसको केल्विन में पहले कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी केल्विन में है तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसको दोबारा केल्विन में करने की। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, VRMS इक्वल्स टू √3kT डिवाइडेड बाय m। अब इस इक्वेशन में देखो फॉर्मूले में क्या है, T तो गिवन है 800, ठीक है। K और M क्या है, कांस्टेंट हैं, ये एग्जाम में गिवन होते हैं, ठीक है। K और M क्या है, कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यूज एग्जाम में गिवन होंगी। K होता है 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल्स पर केल्विन और मास है यहाँ पे 3.34 एक्सपोनेंट -27 kg। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, K की जगह K की वैल्यू रखेंगे 1.38 एक्सपोनेंट -23, T की जगह रखेंगे 800 और M की जगह रखेंगे 3.34 एक्सपोनेंट -27। इसको सॉल्व अब तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया है और एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है। ये टेम्परेचर कितना है, 227 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें फाइंड करना है क्या चीज़, हमें फाइंड करना है VRMS। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ टेम्परेचर की वैल्यू मैंने चेंज की है, 227 और सेंटीग्रेड में है। सेंटीग्रेड में जब भी टेम्परेचर होगा तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, ठीक है। इसीलिए देखो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, 227 + 273। जब हम 273 सेंटीग्रेड में ऐड करेंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। VRMS हमें फाइंड करना है, K और M क्या है, कांस्टेंट है। पहले मैंने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद K और M की वैल्यू लिखी थी, यहाँ मैंने डेटा में लिख दी। एक ही बात है, चाहे आप प्रॉब्लम जिस तरह से मैंने 2 मेथड बताया ना, किसी तरह से भी करो, दोनों सही हैं। फॉर्मूला यही अप्लाई करेंगे, VRMS इक्वल्स टू √3kT डिवाइडेड बाय m। अब ये पूरा तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। पूरे दोनों सॉल्व तो खुद ही करने हैं, मैंने बता दिया है कि करना क्या है, वैल्यूज़ क्या क्या है, ठीक है। इसे खुद से करना और मुझे बताना कि आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे तुम लोगों के लिए दिया है क्वेश्चन, एक और भी है, ये भी खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल है, ये मैंने खुद से दी है एग्जाम्पल। क्वेश्चन है, if temperature of hydrogen molecule is 800 Kelvin, mass of molecule is 3.34 exponent -27 kg, then find the value of root mean square speed of hydrogen atom। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हें खुद से करना है कि टेम्परेचर गिवन है और मास भी गिवन है, के की वैल्यू कांस्टेंट है वो भी गिवन है। क्या चीज़ फाइंड करना है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है VRMS, ठीक है।
अब ये मैंने तुम लोग की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, इसको अच्छी तरह से पढ़ना। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो फ़ौरन के फ़ौरन ही किया करो, सिर्फ तुम्हें फार्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, कौन सी चीज़ गिवन होगी, ठीक है। इनको अच्छी तरह से पढ़ा करो, जिस दिन तुम्हें लेक्चर मिले उसी दिन पढ़ा करो बेटा, उसी दिन, ठीक है ना। इसको 2-4 दफ़ा अच्छी तरह से पढ़ोगे। और जो मैंने लेक्चर तुम्हें दिया है ना, पहले तो फर्स्ट टाइम क्या करो, हर लेक्चर को यही करना है, पहले पूरा लेक्चर सुन लो, सुनने के बाद उसको दोबारा खोलो, ठीक है। खोल के उसको क्या करो, फेयर रजिस्टर पे उतार लो। फेयर रजिस्टर पे उतार के एक दफ़ा फेयर रजिस्टर को अच्छी तरह से समझो, हर स्टेप को। मेरी रिकॉर्डिंग जो है सुनते जाओ और जो तुमने उतारा है उसको अच्छी तरह से देखते जाओ। तो ये जब तुम 2-3 दफ़ा सुनोगे ना तो तुम्हें इसी में चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर जब तुमने सुन लिया, अब दोबारा से तुमने लिखा, लिख के तुमने सुन लिया, फिर क्या करो, अब अपनी रफ पेजेस निकालो और ख़ुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। देखना तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा, चीज़ों को छोड़ो नहीं। जिस वक्त तुमने समझा है, लेक्चर उतार लिया है, उसी वक्त उसको याद करो, क्योंकि वो फ्रेश तुम्हारे जहन में होता है, बहुत जल्दी याद होगा, बहुत जल्दी याद होगा। अगर तुमने छोड़ दिया और जब मैं टेस्ट लूँगी फिर याद करने बैठोगे तो फिर इतनी आसानी से याद नहीं होता, ठीक है। अब कल तुम्हारा टेस्ट है, कल तुम्हारा टेस्ट है कौन सा, इक्वेशन नोट कर लो। कल तुम्हारा टेस्ट है एक तो थर्मोस्टेट का, थर्मोस्टेट वाला टॉपिक जो आज मैंने पढ़ाया है, ठीक है, थर्मोस्टेट। फिर है इक्वेशन P = 1/3 ρv²। फिर है काइनेटिक एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ, जो आज का पूरा लेक्चर है, जो आज का पूरा लेक्चर है वो, और जो कल मैंने पढ़ाया था वो, ठीक है। P = 1/3 ρv² इक्वेशन ड्राइव करनी है। अब इसका तुम्हारा टेस्ट है कल मैं टेस्ट लूँगी। कल तुम्हारा टेस्ट 9 से 10 बजे के दरमियान ही होगा, ठीक है। और ये विजिबल हो जाएगा 9 बजे, 9 से 10 के दरमियान 1 घंटे का टेस्ट होगा। और हर बच्चे को टेस्ट करना है, हर बच्चे को कोशिश करना है टाइम पे उठो और टेस्ट जो है वो टाइम पे क्लास लो, ठीक है। इसे आज के आज ही याद करो कि तुम्हारे पास लेक्चर आया, क्या मेथड क्या है। पूरे लेक्चर को पहले एक दफ़ा देखते जाओ, सुनते जाओ, देखते जाओ, सुनते जाओ। फिर क्या करो, फेयर रजिस्टर खोलो और सुनते भी जाओ और साथ साथ सारा उतार लो। अब जब तुम एक दफ़ा सुन के दोबारा उतारोगे, दोबारा भी तुम्हारे कानों में आवाज़ें तो आ रही हैं ना, अब तुम्हें अच्छा खासा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या, उतारने के बाद जो तुमने उतारा है ना, अब उसको गौर से देखो और रिकॉर्डिंग सुनो। अब तुम्हें रिकॉर्डिंग को देखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने रजिस्टर में देखना है जो तुमने उतारा है। अब इससे क्या होगा, तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब निकालो रफ रजिस्टर और रफ रजिस्टर में प्रैक्टिस करना शुरू करो। देखना बहुत कम गलतियाँ निकलेंगी तुम्हारी, गलती निकलती हैं तो एक दफ़ा दोबारा देखो और फिर दोबारा करो, तुम्हें आज के आज ही याद हो जाएगा। रोज़ का लेक्चर इसी तरह से करो, ठीक है। लेक्चर इतना ज़्यादा नहीं होता, ये लेक्चर थोड़ा है। अब तुम रोज़ का रोज़ इसी तरह से करना है। जिस वक्त तुम लिख लो, लिखने के बाद याद करना शुरू कर दो। जब तुम याद करोगे ना तो हार्डली तुम्हें 10 to 15 मिनट्स लगेंगे और तुम्हें याद हो जाएगा, तुम्हें तैयारी हो जाएगी। अब कल तुम्हारा टेस्ट है, एक आज वाले लेक्चर का और एक कल वाले लेक्चर का। मैंने पहले ही कहा था जब मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद मैं टेस्ट ज़रूर लेती हूँ, ठीक है। अब तुम्हें खुद से तैयारी करनी है और विदाउट एनी गैप लेती हूँ। जैसे ही मेरा टॉपिक कंप्लीट होता है मैं टेस्ट लेती हूँ। अगर गैप दूंगी तो गैप में हम क्या करेंगे, ज़ाहिर मैं तो पढ़ाऊँगी। गैप में हम क्लास में जब होते हैं कॉलेज में तो हम फारिग तो नहीं छोड़ते ना, हम तो पढ़ाते हैं। हमारा कोर्स इतना ज़्यादा होता है, हमें कवर करना पड़ता है टाइम से पहले और हमें नहीं पता होता कि हालात कैसे हो जाएं। जैसे देखो, इस दफ़ा किसी को पता था नवंबर दिसंबर तक हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, हमें पता था कि हालात क्या होंगे, छुट्टियाँ हो जाएंगी, एग्ज़ाम नहीं होंगे, दिस एंड दैट, बहुत कुछ हो गया, पेपर भी नहीं हुए, प्रमोट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो गई है ना। हमें आने वाले वक्त का पता नहीं होता। तो अक्लमंद इंसान वो होता है जो वक्त के आने से पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करके रखे। और मुझे पता है मैं जितनी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ सब अक्लमंद और माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्ची हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती हैं। नहीं भी करती तो कोशिश करो कि फ़ॉलो करो। आने वाले वक्त का हमें नहीं पता, तो टाइम से पहले अपनी तैयारी पूरी रखो। तुम्हारे पास टाइम है, पूरा दिन होता है, ठीक है। 2 बजे तक तुम्हारी क्लासेस हो रही हैं तो 1 घंटे की क्लास होती है और 1 घंटे से कम लेक्चर होता है हमारा, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी इंटरेक्शन तो नहीं है ना आपस में। इस वक्त हम क्लास में होते हैं तो बात अलग होती है।
तो अब जो एक घंटे का लेक्चर हम कहते हैं, लेकिन 1 घंटे से पहले ख़त्म कर देते हैं, तो वो तुम अपना घंटा पूरा करो, उसमें तुम उतार लो। वो टाइम जो तुम्हें मिलता है ना, वो इसलिए मिलता है कि लेक्चर देखो और उतारो, वो टाइम मिला, ठीक है ना। 30-40 मिनट का लेक्चर होता है, जो टाइम बाकी मिलता है उसमें वो उसी दिन वो लेक्चर उसी वक्त उतारो, और उतारने के बाद याद करने की कोशिश भी करो, ठीक है। अगला लेक्चर है वो ले लो। अब तुमने 2 बजे तक पढ़ा, 2 बजे के बाद तुम ऐसा करो कि 4 बज गए, ठीक है ना, तुमने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, अब 4 बजे तुम अपना फिजिक्स लेके दोबारा बैठो, जो मैंने पढ़ाया था उसको सुनते जाओ और मेरा लेक्चर देखते जाओ और उसको याद करने की कोशिश करो। तुम्हें 10 से 15 मिनट लगेंगे, सारा याद हो जाएगा, एक काम ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह फिर केमिस्ट्री उठाओगे, बॉटनी, जोलॉजी, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा। 6 बजे तक समझो हो गया। 6 बजे के बाद फिर तुम फारिग हो, तुम जो करना है करते रहो। अपनी ज़िंदगी को प्लानिंग से चलाओ, ठीक है। टाइम का काम तो गुजरना है, वो तो गुजर ही जाता है बेटा, टाइम तो गुजर जाता है, वो तुम जैसे भी गुजार लो। तो टाइम को यूज़फुल बनाओ, ज़ाया नहीं करो। अब तुम एक अपना टारगेट सेट कर लो कि मुझे यहाँ तक करना है डेली, फिर तुम यूज्ड टू हो जाओगे, तुम उसी चीज़ पे चलोगे। जैसे 1 साल गुजर गया, फर्स्ट ईयर का पता चला, पता भी नहीं चला, इसी तरह ये सेकंड ईयर का साल भी गुजर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। अभी तो हमें कुछ नहीं पता कि कॉलेज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ठीक है ना। लेकिन हमें तैयारी तो पूरी रखनी है, ठीक है ना। हमें तैयारी पूरी रखनी है कि जब भी एग्ज़ाम हो, जब भी पेपर हो, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तुम्हें मौका मिला है कॉलेज आने जाने का भी टाइम बचा है ना, उसको ठीक है, कॉलेज जाने का टाइम बचा है तो उसको तुम रेस्ट में गुजार लो, लेकिन जो पढ़ने का टाइम है वो सिर्फ पढ़ाई का होगा। और कल तुम्हारा टेस्ट है, और आई होप कि सारी बच्चियाँ मेरी बात मानेंगी, अमल करेंगी और याद भी करेंगे। बेटा ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इस वक्त जिस टाइम से हम गुज़र रहे हैं ये हमारी भी मजबूरी है, ऑनलाइन क्लास लेना हमारी मजबूरी है। अगर ऑनलाइन क्लास भी ना लें तो फिर क्या करोगे, फिर तो बच्चे कुछ भी ना करें, फिर ये कुछ भी नहीं करेंगे, फिर इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, हम उसे कवर ही नहीं कर पाएंगे। अब हो सकता है कॉलेज सितंबर में खुले, अक्टूबर में खुले या अगस्त में खुले, कुछ नहीं पता। अगर खुल जाएंगे, जब भी कॉलेज, चाहे अगस्त में खुले, चाहे हम सितंबर में कॉलेज जाते हैं, तो उस वक्त तक क्या होगा, जब भी कॉलेज खुलेंगे हमारी तैयारी, वो टाइम ज़ाया नहीं होगा, हमने सारा कवर किया होगा, है ना। तो हम अगला स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि सारी बच्चियाँ मेरी बात मानेंगी जैसे मैं कह रही हूँ, और कल बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। पिछला टेस्ट बहुत कम बच्चियों ने दिया था, अब टाइम पे सब बच्चियाँ देंगी। आज का मेरा लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है बेटा, लेट इसलिए हुआ कि लाइट का मसला आ रहा था, लाइट नहीं थी हमारे यहाँ, ठीक है। जैसे ही लाइट आई है मैं फ़ौरन शुरू हो गई हूँ ताकि ये करके मैं भेजूँ आगे, ठीक है। काम मेरा कंप्लीट था, सिर्फ भेजना रुका हुआ था लाइट की वजह से। अब जो जैसे जैसे मैंने कहा है बेटा उसको फॉलो करना मेरी इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम अगला करेंगे। अल्लाह